नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न अलायंस के बारे में। ये एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप था जहां पर एक साथ यूएसए, इंडिया, टर्की, रशिया, वेरियस कंट्रीज आ गए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन था? दूसरी तरफ था यहाँ पे तालिबान, और तालिबान को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान। और यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पर सब कंट्रीज जो पार्ट थे ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस: इंडिया, ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और उज्बेकिस्तान। और इस ग्रुप का काम क्या था? क्या यहाँ पे कोशिश ये थी कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान से बचा रहे? देखिए, ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पूरा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। नॉर्दर्न अलायंस का सिंपल काम ये था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, इसको स्टेबल रखना है। यहाँ पर एक डिफेंसिव रोल प्ले करना है, एक ढाल की तरह इस रीजन को तालिबान से बचा के रखना है। और इस ग्रुप का नाम ऑफिशियली नॉर्दर्न अलायंस था नहीं, ऑफिशियली इस ग्रुप का नाम था द यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। यहां पर क्या था कि जो नॉन पश्तून ग्रुप्स हैं जो तालिबान के साथ नहीं थे, वो लोग चाहते थे कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा ना कर ले। और ये सारे जो देश हैं यहाँ पर इन ग्रुप्स का सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल्जर्स के साथ, वेपन्स के साथ, फंड्स के साथ। नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अफगानिस्तान की हिस्ट्री का। नाउ इसका जन्म कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा 1979 में। आपको पता होगा ये वो साल है जब यूएसएसआर आपको पता होगा एक देश था, 1991 में टूट गया। और आज के समय यूएसएसआर का जो सक्सेसर है ये है रशिया। तो यूएसएसआर ने क्या किया? 1979 में कब्जा लिया अफगानिस्तान। उस वक्त यूएसएसआर और अफगानिस्तान की एक बॉर्डर थी ना। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को क्यों कब्जाया? देखो, इसका रीजन है जियोपॉलिटिकल पावर। रशिया में एक बहुत ही फेमस किताब है, किताब का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया में जो भी मेजर जनरल बनता है, जो भी जनरल बनता है, उसके लिए ये किताब बाइबल होती है। इस किताब में लिखा है कि रशिया को इवेंचुअली अचीव करना क्या है, वो किसी भी तरीके से इंडियन ओशन में पहुंचना चाहते हैं। तो यूएसएसआर का प्लान यहाँ पर ये था कि पहले अफगानिस्तान को कब्जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान का कुछ यहाँ पे पार्ट कब्जा कर ये बनना चाहते थे एक इंडियन ओशन देश। मगर ये जो इनका प्लान था ये फेल कर गया। यूएसए ने तालिबान को सपोर्ट कर करके सोवियत सोल्जर्स को इतना नुकसान पहुंचाया यहाँ पर कि 1989 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। मगर तालिबान अब फिर एक नई सरदर्दी बन गई थी इवन यूएसए के लिए, क्योंकि तालिबान काफी स्ट्रांग हो चुका था और अब ये लोग यूएसए की भी नहीं सुन रहे थे। नीड यहाँ पर यह थी कि कैसे भी करके जो सेंट्रल एशियाई देश हैं वहां तक तालिबान को ना पहुंचने दिया जाए। और इसके लिए बना 1992 में नॉर्दर्न अलायंस। और फिर बाद में जो कंट्रीज की सपोर्ट है, इंडिया, टर्की, यूएस, रशिया, ये सब शुरू हुई थी 1996 से। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि भारत ने मिलिट्री में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था नॉर्दर्न अलायंस को? देखिए, कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इंडियन सोल्जर्स अफगानिस्तान में यहाँ पर मौजूद थे, मगर भारत सरकार ने कभी यहाँ पर यह बात एडमिट करी नहीं है। कई आपको इस पे आर्टिकल्स मिलेंगे कि हाउ इंडिया सीक्रेटली आर्म्ड अफगानिस्तान नॉर्दर्न अलायंस। ये सब कुछ उस टाइम बहुत सीक्रेट था, आम इंसान को पता था नहीं कि इंडिया इतने बड़े मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन चुका है कुछ टाइम के लिए। और तालिबान को हराने के लिए इंडिया ने उस वक्त वेपन्स, आर्टिलरी, बहुत सारी चीजें, मोर्टार, शेल्स, ये सब भेजी यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को। अच्छा, अब टर्की भी था यहाँ पे। टर्की ने क्या किया? टर्की ने अपने कमांडोज यहाँ पर भेजे थे तालिबान से लड़ने के लिए। जो नॉर्दर्न अलायंस को ट्रेनिंग चाहिए थी वो दी थी टर्की के कमांडो ने। यहाँ पे आप देख पाओगे नवंबर 2001 का एक आर्टिकल है फ्रॉम द आयरिश टाइम्स। और उस वक्त जियोपॉलिटिकल समीकरण काफी बदले हुए थे। एर्दोगान टर्की में अभी के लिए पावर में आए नहीं थे। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे टर्की के, सेजर, इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे विद अटल बिहारी वाजपेयी जी। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही यूनिक फोटो है। यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम के, टर्की के प्रेसिडेंट यंग व्लादिमीर पुतिन। और उस वक्त टर्की ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया। खैर, फिर हम आते हैं रशिया पे। रशिया ने यहाँ पर मल्टी मिलियन डॉलर्स के वेपन्स प्रोवाइड किए और अपने सोल्जर्स भी यहाँ पर भेजे। अब यहाँ पे आप पूछेंगे इन सब कंट्रीज का इंटरेस्ट क्या था नॉर्दर्न अफगानिस्तान को स्टेबल रखने में? यहाँ पे टर्की, रशिया, इनका क्या इंटरेस्ट है? देखो, टर्की का इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तुर्कमेनिस्तान के साथ, तजिकिस्तान के साथ। ये देश रियल टर्किश फ्रेंड्स हैं टर्की के। पाकिस्तान ऑफ कोर्स चाहता है कि टर्की उनको देखे भाइयों की तरह, मगर इन दी एंड टर्की एथनिकली पाकिस्तान से खुद को जोड़ के देख नहीं पाता। तो जो टर्क्स हैं वो ज्यादातर यहाँ पे आपको मिलेंगे तुर्कमेनिस्तान में, कुछ हद तक तजिकिस्तान में। तो इनकी सेफ्टी के लिए टर्की ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। रशिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर देश हैं, तजिकिस्तान जो यहाँ पे शेयर करते हैं बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ये पार्ट हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि CSTO। ये है एक टाइप का रशियन नेटो। और कल को तजिकिस्तान पे अगर तालिबान अटैक करता तो रशिया के यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि तजिकिस्तान को ये सेव करें।
यूएसए का भी यहाँ पर इंटरेस्ट था। यूएसए ये नहीं चाहता था कि सेंट्रल एशिया में जो इनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर तालिबान तबाही मचाना स्टार्ट कर दे और ये प्रॉब्लम जो है तालिबान की ये ज़्यादा फैल जाए। इंडिया का यहाँ पर देखो मेन इंटरेस्ट था वखान कॉरिडोर। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो अफगानिस्तान का मैप है ना, यहाँ पर जो ये एरिया है इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, या फिर अभी के लिए आप कह सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। अगर इंडिया में प्रॉपरली तालिबान अटैक करेगा तो इसी के थ्रू होगा, वखान कॉरिडोर के थ्रू। नहीं तो पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली अपने कैपिटल के पास से यहां से तो गुजारेगा नहीं तालिबान को, इससे तालिबान इनके देश में बस जाएगा। तो पाकिस्तान की कोशिश यहां पर यही है कि वखान कॉरिडोर से यहां पे होते हुए पीओके के थ्रू ये यहां पे तालिबान के फाइटर्स को भेजे इंडिया में। तो इंडिया को कैसे भी करके इंश्योर करना था कि ये कॉरिडोर कभी भी तालिबान ना कब्जाए। और सिंस यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, रशिया, यूएस, टर्की, ईरान, तो इंडिया ने भी यहाँ पे कंफर्टेबली ओपनली सपोर्ट करी नॉर्दर्न अलायंस की। ना यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या नॉर्दर्न अलायंस सक्सेसफुल हुआ? वेल ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना ही था। एक तरफ आप रख दो इतने सारे कंट्रीज को, दूसरी तरफ तालिबान है जिसको सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान से, तो इवेंचुअली जीत तो नॉर्दर्न अलायंस की होनी ही थी। हाँ, इसमें ये एक फैक्टर है कि 9/11 का बहुत ही बड़ा रोल था। जब यूएसए पर आतंकवादी हमला हुआ उसके रिस्पॉन्स में जब यूएसए ने डिसाइड किया कि ये लोग इन्वेड करेंगे अफगानिस्तान को, उसमें आप कह सकते हैं अपने आप ही नॉर्दर्न अलायंस की जीत हो गई। यूएसए ने कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट दी यहाँ पे अलायंस को, और इंडिया ने उस टाइम एक हिस्टोरिक परेड भी करवाई थी नॉर्दर्न अलायंस की इन काबुल। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक हार थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, और यहाँ पर ये कई आर्टिकल्स भी पब्लिश कर चुके हैं इसको लेकर कि इंडिया शुड मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एंश्योरिंग दैट तालिबान टाइप गवर्नमेंट नेवर कम्स टू पावर। और ओवरऑल आप अगर देखो तो नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन था भारत के लिए, और इसलिए आज के समय भी रशिया यही कह रहा है कि अगर स्टेबिलिटी रखनी है अफगानिस्तान में, अगर फिर से चाहते हो कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न रीजन है ये तालिबान से बचा रहे, तो वापस नॉर्दर्न अलायंस को स्थापित करो। फिर से यहाँ पे जो कई ग्रुप्स है विद इन अफगानिस्तान जो लड़ना चाहते हैं विद तालिबान, उनको सपोर्ट करो, उनको वार्म करो। ऑब्वियस ही बात है इस बार टर्की यहाँ पे सपोर्ट में आएगा नहीं, रशिया होगा, यूएस हो सकता है, और नॉर्दर्न अलायंस ओवरऑल इस बार काफी छोटा होगा, बट इट कैन स्टिल बी वेरी इफेक्टिव इन डिफेंडिंग सेंट्रल एशिया। और फाइनली यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या जेन्युइनली पॉसिबल है कि नॉर्दर्न अलायंस फिर से फॉर्म हो जाए, तो मैं कहूँगा इसकी पॉसिबिलिटी है। आज भी आप जान के हैरान होंगे कि जो पहले के कमांडर थे नॉर्दर्न अलायंस के, आज के समय तो खैर उनकी कोठियां हैं यूके में, यूएस ने उनको काफ़ी पैसा भी दिया बाद में, वो लोग इंडिया में आते हैं, भारत सरकार से मिलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मीटिंग हो रही है अजय शंकर साहब की और आता मोहम्मद नूर की। ये अर्सवाइल लीडर थे ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस। तो बिल्कुल मैं कहूँगा ये कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से ये अलायंस फॉर्म हो। और अजय शंकर साहब रिसेंटली कह भी चुके हैं द बेसिस ऑफ मॉस्को तेहरान टाइज ऑफ 1990s स्टिल वैलिड। ये अफगानिस्तान के रिगार्डिंग कहा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले है, एक विनिंग फॉर्मूला है जो हम पहले यूज कर चुके हैं जीत के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या सब कंट्रीज यहाँ पे फिर से राजी होंगी फॉर द नॉर्दर्न अलायंस या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, यानी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो अपने एग्जाम ऑफ चॉइस पे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 मंथ का, यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 और सिर्फ 2700 रुपये प्रति माह आपको लगेंगे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।